ओके, सो इलास्टोमर्स तक देखा हमने, राइट? नहीं, इलास्टिक मॉड्यूल तो देखा। इलास्टिक मॉड्यूली देख लिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी दी यंग्स मॉड्यूलस। ओके, सो अब यंग्स मॉड्यूलस की बात करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कांस्टेंट है चैप्टर में, लेकिन जनरली ही सारे कांस्टेंट होते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट स्ट्रेस अलग अलग होता है। सपोज कभी हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, कभी टेंजेंशियल फोर्स लगाया, कभी हाइड्रोलिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हर जगह स्ट्रेस तो है, लेकिन अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के कॉन्स्टेंट्स हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस। ओके, so experimental observations show that for a given material the magnitude of the strain produced is same whether the stress is tensile or compressive। तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो तो हुक्स लॉ भी बोल ही रहे हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, बट इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। The ratio of tensile stress to the longitudinal strain is defined as the Young's modulus and is denoted by Y. Okay, so tensile stress and longitudinal strain, तो longitudinal मतलब क्या हुआ? वही तो हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस को भी हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोल सकते हैं। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसके रेशियो को क्या बोलेंगे? यंग्स मॉड्यूलस Y. ओके, so your tensile stress is sigma and strain is इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एप्सिलॉन। ओके, क्या? स्ट्रेन को एप्सिलॉन, ई जैसा दिख रहा है वो, so उसे हम बोलेंगे एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन ऐसा। हाँ, ओके, चलो। सो अब हम बोल रहे हैं, देखो क्या कि y is equals to this by this, ये कहाँ से आया? So that we have to derive Which one? ये जो फॉर्मूला लिखा है, For the ratio of tensile stress, longitudinal strain. यस। तो क्या है? ओके, तो देखो क्या है हमारा यंग्स मॉड्यूलस है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू से डेल्टा एल बाय एल। ओके, सो से डेल्टा एल बाय एल, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ए होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू एफ बाय ए मल्टीप्लाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाइड और ये l डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। डन? ओके, so since strain is dimensionless quantity, the unit of Young's modulus is the same as that of the stress. Yes, of course. क्यों? क्योंकि y is equals to sigma upon epsilon है, तो एप्सिलॉन का तो यूनिट ही नहीं है, तो फिर जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। जो स्ट्रेस के डायमेंशन एनालिसिस होंगे एमएलटी के, वही किसके होंगे? यंग्स मॉड्यूलस के भी सेम। ओके, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और से पास्कल। Gives this table gives the values of Young's moduli and yield strength of some material. तो Young's moduli y and yield strength, ओके, जो कल हमारा yield point था, वो yield point पे जो stress की वैल्यू होती है उसको हम बोलते थे yield strength। ओके, so yield strength as well as Young's moduli की वैल्यू यहाँ पर given है। From the data it is noted that the metals Young's moduli are लार्ज। तो डेटा पे से हम बोल सकते हैं कि मेटल का यंग्स मॉड्यूली क्या होता है? लार्ज होता है। दैट वी कैन सी यहाँ पर देखो, ये रहा यंग्स मॉड्यूलस इंटू 10⁻⁹ में है। सो एल्यूमिनियम का है 70, कॉपर का है 110, आयरन का है 190, स्टील का है 200, ग्लास का देखो वेरी लेस 65, कंक्रीट का ओनली 30, वुड का 13, बोन का 9.4 एंड पॉलीस्टायरीन का है ओनली 3। सो वी कैन से दैट एट मेटल्स जो है वो यहाँ नीचे से ऊपर जाए तो मेटल्स के जो है वो क्या है? ज्यादा है।
सो मेटल्स के यंग्स मॉड्यूली क्या है, ज्यादा है। ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी गिवन है एंड यील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो गिवन। ओके, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। Therefore, this material require a large force to produce a small change in the length. तो इनका यंग्स मॉड्यूली ज्यादा होता है, तो यंग्स मॉड्यूली इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, ओके, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू भी ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि therefore the material require large force to produce a small change in length. चेंज इन लेंथ कहां पर है, ये रहा डेल्टा एल। ओके, तो ये लार्ज एफ चाहिए, लार्ज एल, वो तो तुम लोग जो भी एल लोगे वो तो लार्ज हो, स्मॉल हो, व्हाटएवर, बट फोर्स क्या चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, लार्ज चाहिए, सो दैट वी विल गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन दी लेंथ। ओके, so that is written to increase the length of a thin string wire of say 0.1 centimeter square cross sectional area by 0.1%, a force of 2000 Newton is required. देखो कितना कम, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नॉट इवन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने छोटे एरिया का, इतने छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया को 0.1% भी हमें चेंज करना हो तो उसके लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, 2000 न्यूटन। ओके, सी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम। अगर ये तो वायर था, अभी एल्यूमिनियम होगा, ब्रास होगा, कॉपर होगा, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फिर उसके लिए अलग अलग है। देखो 690 है, 900 है एंड 1100 है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेटल वी नीड द फोर्स। It means that steel is more elastic than copper, brass and aluminium. तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है, ओके, कंपेयर टू दी कॉपर, ब्रास एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि स्टील के लिए ये वैल्यू क्या आई, देखो द फोर्स रिक्वायर्ड, ये जो था तो ये स्टील वायर था, तो स्टील वायर के लिए कितना आया था, 2000 न्यूटन, और फिर एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास के लिए कितना है, एल्यूमिनियम के लिए है 690, ब्रास के लिए है 900 एंड कॉपर के लिए है 1100, लेकिन स्टील के लिए कितना है 2000। तो फोर्स इतना ज्यादा चाहिए, फोर्स इतना ज्यादा चाहिए, मतलब उसका यंग्स मॉड्यूली क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसका वापस यंग्स मॉड्यूली ज्यादा हो तो दैट इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर इलास्टिक है, तो जिसमें चेंज लाने के लिए, जो भी मटेरियल में थोड़ा भी चेंज लाने के लिए जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े वो ज्यादा इलास्टिक है, मतलब जो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। क्योंकि इलास्टिक कितना है वो तो हम उसको फोर्स देके इलोंगेट करने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो करने से पहले कैसे पता चले, तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। ओके, तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा दैट इज मोर इलास्टिक, वैसे बोला जाएगा। समझ में आया? जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, अभी सपोज एल्यूमिनियम में तुम थोड़ा फोर्स लगाओ और वो बैंड होने लगा, कॉपर में भी लगाओ वो भी बैंड हो रहा है, ब्रास में थोड़ा ज्यादा लगाओगे तब जाके होगा बैंड, लेकिन स्टील में बहुत ज्यादा लगाओगे तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट मीन्स कि कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम की कंपेयर में स्टील में जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका यंग्स मॉड्यूली भी ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज मोर इलास्टिक। वो क्या है? मोर इलास्टिक, मतलब कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके छोटा डिफॉर्मेशन आएगा उसमें। समझ में आ रहा है? ओके, सो स्टील इज मोर इलास्टिक. It is for this reason that steel is preferred in heavy duty machines and in structural designs. तो यही एक मार्क में भी पूछा जा सकता है कि भाई हैवी ड्यूटी डिजाइन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो उसमें स्टील क्यों यूज किया जाता है। सो स्टील इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट, इट इज मोर इलास्टिक देन अदर मेटल्स। तो ज्यादा इलास्टिक है तो क्या होगा? ज्यादा इलास्टिक है तो ज्यादा लोड देंगे और फिर जब लोड रिमूव करेंगे सो इट कैन कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इजीली। कौन? स्टील कंपेयर टू दी एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर। ओके, अदरवाइज वो लोगों को जैसे 2000 न्यूटन हमने एल्यूमिनियम को दे दिया तो वो तो बेंड हो गया, और जैसे ही फोर्स हटा दिया वो वापस सीधा होने वाला नहीं है। लेकिन स्टील तो बेंड ही नहीं होगा तो सीधा होने की बात ही कहाँ है, वो तो सीधा ही है।
बेंड हुआ ही नहीं है। समझ में आ गया? ओके, सो दैट इज देयर। नाउ से वुड, बोन, कॉन्क्रीट एंड ग्लास हैव रेदर स्मॉल यंग्स मॉड्यूली। तो ये लोगों का, ये तो हमने टेबल में भी देखा कि बोन्स है, वुड्स है, कॉन्क्रीट है, उसके क्या है, यंग्स मॉड्यूली स्मॉल है। ओके चलो डन। ओके तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके क्या बोल रहे हैं, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm। तो रेडियस आर गिवन है 10 mm। 10 mm है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 10 × 10⁻³ मीटर। ओके ऐसा यूनिट में चेंज करना ही पड़ेगा हमेशा, सो दैट यू डू इट। देन अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, सो एल कितना है 1 मीटर, एसआई में ही है। 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस, तो भाई एफ की वैल्यू कितनी है 100 किलो न्यूटन, सो वो कितनी हो जाएगी 10⁻² है और 10⁻³ मतलब 10�5 न्यूटन। डन, किलो हटा दिया है। देन कैलकुलेट द स्ट्रेस, तो भाई पहला स्ट्रेस फाइंड करो। देन इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब कि डेल्टा एल और से स्ट्रेन फाइंड करने की बात कर रहे हैं, सो डेल्टा एल। एंड देन स्ट्रेन अलग से बोला है, अच्छा स्ट्रेन अलग से बोला है तो हम बोल देंगे से स्ट्रेन। एंड यंग मॉड्यूलस इज गिवन, यंग मॉड्यूलस वाई इज गिवन एज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। ओके चलो, तो स्ट्रेस फाइंड करना है, तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए पहले तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है F डिवाइड बाय A। F गिवन है, A भी गिवन ही है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है। रॉड है मतलब उसका एरिया हम क्या ले लेंगे, सर्कुलर एरिया मान लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे फोर्स लगने वाला है, सो दैट इज πr²। सो πr² लगाओ तो एरिया मिल गया, F गिवन है तो स्ट्रेस मिल गया। डन, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाय πr²। F की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू ले लो एंड R की वैल्यू भी गिवन है, आंसर यू विल गेट। डन। देन नेक्स्ट डेल्टा एल, तो डेल्टा एल हमें ढूंढना है। ओके सो डेल्टा एल ढूंढने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल, ये हमारा फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। ओके बट हमें तो स्ट्रेन भी नहीं गिवन है, ओके लेंथ तो गिवन है लेकिन ये दो अननोन है, तो फिर हमें दूसरे किसी का फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिखा है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड, सो y इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा l बाय l, सो l डिवाइडेड बाय डेल्टा l। सो y की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू भी पता है, l की वैल्यू भी पता है, तो डेल्टा l मिल जाएगा। हाँ सब कुछ ही पता है। ओके तो से डेल्टा एल का फॉर्मूला यहाँ पर भी गिवन है, देखो F बाई ए एल डिवाइडेड बाई वाई। ओके ये कहाँ से आया, ये से हमने वैल्यू पुट की, ऐसे कैसे, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा, स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा, सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस। ओनली डेल्टा एल की वैल्यू अननोन है तो वो मिल जाएगी। डन, ऐसा यूनिट्स लाना है पहले, उसके बाद अदरवाइज देखो यहाँ पर सब मीटर 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 है तो आंसर तुम्हारा मीटर में आएगा, लेकिन लास्ट में आंसर बहुत छोटा है इसलिए मीटर का mm कन्वर्ट किया है। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तो आंसर विल बी रॉन्ग, तो ठीक है। मतलब मैंने वहाँ पे छोड़ दिया 1/50। हाँ तो गलत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम 10⁻³ मीटर पे छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक वैल्यू तुम mm में लिखोगे, जैसे कि r की वैल्यू mm में गिवन है और l की मीटर में है, जैसी है वैसी ही लिख दोगे तो आंसर गलत आएगा। ओके सो देन आंसर विल बी रॉन्ग। एंड लास्ट विल बी दी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल अभी फाइंड किया, एल तो गिवन ही है तो स्ट्रेन भी मिल जाएगा, सिंपल। डन। ओके सो पहला न्यूमेरिकल हमारा हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, अ कॉपर वायर, कॉपर का वायर है ऑफ लेंथ, तो L इज गिवन से 2.2 मीटर। ओके देन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, अच्छा दूसरा वायर है स्टील का, तो इसको मैं LC लिख देता हूँ और स्टील के लिए LS लिख देता हूँ। सो स्टील वायर की लेंथ है 1.6 मीटर।
बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm, सो दोनों का डायमीटर 3 mm है, सो दैट इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड रेडियस हो जाएगा इसका 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। पहले ही सब जो कन्वर्ट करना है कर लो। आर कनेक्टेड एंड टू एंड, अच्छा एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब कि ये मेरा कॉपर का वायर है एंड दिस इज माय स्टील वायर, दिस इज कॉपर वायर, दिस इज स्टील वायर, डायमीटर दोनों का सेम है। ओके, When stretched by a load, the net elongation is found. तो स्ट्रेच किया, जब यहाँ पर लोड लगाया और इसको क्या किया दिया, स्ट्रेच किया, तो इलोंगेशन तो होगा ही, स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन होगा, इलोंगेशन मतलब डिफॉर्मेशन। तो नेट डिफॉर्मेशन मतलब, नेट मतलब दोनों का, कॉपर का भी और स्टील का भी, दोनों का मिला के, सो हम बोल सकते हैं कि नेट इलोंगेशन, नेट net elongation will be what, 0.70 mm, मतलब डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, ये गिवन है हमें 0.70 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, नेक्स्ट, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। अच्छा, तो ये जो लोड हमें अप्लाई किया है वही हमें ऑब्टेन करना है। ओके, सो लोड का फॉर्मूला, तो हमें स्ट्रेस पता हो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, तो हम लोड वहां से ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रेस भी गिवन है नहीं। ओके, हमें ओनली गिवन है एल, दोनों की एल गिवन है और स्ट्रेन गिवन है। ओके, देखो तो the force, the copper and the steel wires under a tensile stress, because they have the same tensile, the same area of cross sections, so we have stress is equals to, तो ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, क्या है, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये हमारा फॉर्मूला है। डन, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, देयरफॉर से यहाँ पर देखें तो W/A इज इक्वल्स टू दिस, तो ये कहाँ से आया, से y का वैल्यू क्या है, F डिवाइडेड बाय A, और इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा L/L, यहीं पे लिखने दो, इसका फॉर्मूला है डेल्टा L/L, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू F L डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। नाउ F जो है वही फोर्स है, वही लोड है, तो इन्होंने लोड को W लिखा है, वॉट एवर, हम F से भी कंटिन्यू करें तो चलेगा। सो F डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, सो F डिवाइडेड बाई A की वैल्यू मिल रही है y इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, यही मिला। देखो ये F बाई A की वैल्यू, हाँ सर, तो y डेल्टा L ऊपर गया और L नीचे गया, तो y इंटू डेल्टा L बाई L। नाउ ये फॉर्मूला है हमारा, तो ये डेल्टा L अगर तुम कॉपर का बोलोगे तो लेंथ भी किसकी होगी, कॉपर की, अगर ये तुम स्टील का बोलोगे तो लेंथ भी किसकी होगी, स्टील की। यस, सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया है। यहाँ पे एक बार हम ले कॉपर तो कॉपर, स्टील तो स्टील। ओके, नाउ डेल्टा LC बाई डेल्टा LS, तो ये अगर फॉर्मूला वापस निकाला तो ये क्या है, डेल्टा L, अभी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इंटू डेल्टा L ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ये दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पर क्या है, कॉपर, और यहाँ पर क्या है, स्टील। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर एंड स्टील। सो अभी हम किसको फॉर्म में लेके आए हैं, ये लोग लेके आए हैं डेल्टा LC। ओके, तो ये जो डेल्टा LC है ये रहा, और डेल्टा LS नीचे आएगा, तो डेल्टा LS दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, YS। ओके, और ये क्या है, LC, वो ऊपर जाएगा, और नीचे क्या है, LS, तो YS था, ये रहा, फिर ये LC ऊपर गया, LS यहाँ पर था, और यहाँ पे ये YC है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, YC। तो देखो डेल्टा LC बाई डेल्टा LS इज इक्वल्स टू YS बाई YC इंटू LC बाई LS है। ये दो SS क्यों लिख दिया हमने, ये LC ऊपर आया है ना, तो दिस इज C। ओके, सो LC बाई LS। डन, ओके, समझ में आया, पक्का। ओके, नाउ हमें
किस चीज की वैल्यू गिवन है, हमें नेट गिवन है ना, डेल्टा एलसी और डेल्टा एलएस डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है, हमें नेट टोटल गिवन है। ओके, सो टोटल गिवन है तो हम बाद में उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, वाई एस की वैल्यू गिवन है, राइट। स्टील का यंग मॉड्यूलस नहीं गिवन है, हाँ तो ये लिखा हुआ है ना, हमें टेबल पे से लेना है, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें गिवन होगा। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, टेबल 9.1 से, मतलब ये जो हमारा टेबल है इसमें से, ओके 9.1 लिखा है, कहाँ गया, हाँ 9.1, देखो गलती हो गई मुझसे, 8.1 है, ओके तो ये हमारा जो टेबल है वहाँ से हम स्टील का यंग मॉड्यूलस, तो ये रहा कितना है 200 इंटू 10⁹, ओके टेबल पे से लिखना है, दैट विल बी गिवन टू यू, डोंट वरी, याद रखने की जरूरत नहीं है। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दैट विल बी इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁹ पास्कल, ओके, एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल्स टू 110 into 10⁹ पास्कल, डन, ओके। सो ये हमें वैल्यू गिवन है, तो इसमें वाई एस और वाई सी की वैल्यू तो हमें मिल गई, एल सी और एल एस की वैल्यू तो हमें गिवन थी, आई थिंक सो, यस वो गिवन है, एल सी और एल एस की वैल्यू हमें गिवन है, तो दोनों वैल्यू अगर पुट की तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, क्या, डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एस की वैल्यू मिल जाएगी, डन, पक्का पता चला। तो ये हमें वैल्यू मिली किसकी, डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एस के वैल्यू मिल गई, और उसका सम हमारे पास है, मतलब ऐसा समझो ये एल सी है ना वो एक्स है, ओके मैं मान लेता हूँ इसे, डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एल एस, डन। सिर्फ एसम्पशन तुम्हें इजीली समझ में आए इसलिए, तो ये एल सी की जगह में क्या लिख दूंगा, एक्स, एल एस की जगह क्या लिख दूंगा, वाई, इज इक्वल्स टू कुछ मुझे आंसर मिला, सपोज आंसर आया 10, सपोज, ओके, तो x इज इक्वल्स टू 10y, ऐसा हो गया, x इज इक्वल्स टू 10y। अब मेरे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला तो है ही, क्या, डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस वो तो है ही, तो मैंने किसको x माना था, एल सी को x माना था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.70 इंटू 10⁻⁻3, और अभी मैं क्या लेके आया हूँ कि x इज इक्वल्स टू 10y, तो यहाँ पे x की जगह में क्या लिख दूंगा, 10y, और ये y तो है ही, इज इक्वल्स टू 0.70 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है या करके बताऊं, आ रहा है समझ में, चिराग, अरे 10 नहीं, मतलब एजम्पशन लिया कि इसका आंसर आया 10, ऐसे ये जो आंसर आएगा वो चीज, कितना भी आंसर आए तुम वाई एस की वैल्यू पुट करो, तुम वाई सी की पुट करो, डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस की वैल्यू पुट, एल सी एंड एल एस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, तो कुछ क्या आएगा यहाँ पे जो गिवन होगा, वो मैंने जस्ट एजम्पशन तुम्हें इजीली समझ में इसलिए बोला कि 10, उसको वो आंसर कितना है तुम्हारा, ये रहा, कितना है ये 2.5 आया, कितना आया 2.5 इज द आंसर। ये चारों वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2.5, दैट मीन्स व्हाट, डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 2.5 डेल्टा एल एस, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 2.5 डेल्टा एल एस, और हमें पहले गिवन है डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 0.70 इंटू 10⁻², ऐसा कुछ गिवन है ना, ओके 0.70 इंटू 10⁻³ मीटर, ये गिवन है, ये गिवन है और ये अभी मिला, तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा एल सी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, सो डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू, डेल्टा एल सी की वैल्यू क्या है, ये प्लस था बीच में, ओके, ये क्या है 2.5 इंटू डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 0.70 इंटू 10⁻³ मीटर, दोनों में डेल्टा एल एस कॉमन है तो डेल्टा एल एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2.5, दैट इज इक्वल्स टू ये जो है वो, डन। तो समझ में आ रहा है ना, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सो 0.70 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 3.5, डन। इसका सॉल्यूशन लाओगे तो तुम्हें डेल्टा एल एस मिल जाएगा कितना
2 इंटू 10⁻⁻⁴ आई गया ना -4। देखो ये 70 मतलब क्या, 70 को तुम ऐसा लिख सकते हो, 70 निकाल दिया तो यहाँ कितना आ गया 100। डन। और ये 3.5 भी यहाँ से निकाल दिया तो ये कितना हो गया 10। तो 70/35 तो ये कितना हो गया 2 हो गया। 35 2 सा 70 हो गया। ओके और ये कितना हो गया, ये एक जीरो कट, और ये एक 10 है, ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा 10⁻⁻1 तो आ गया ना 2 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आया, ये आंसर आ गया तुम्हारा मीटर। ये 10⁻³ है और ये 1 है तो -4 हुआ ना। डन। तो ये डेल्टा LS मिला, डेल्टा LS मिला। अब उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो तुम्हें डेल्टा LC भी मिल जाएगा। ओके तो डेल्टा LS और डेल्टा LC दोनों मिल गए। और क्या फाइंड करना था, लोड फाइंड करना है। यस तो लोड का फॉर्मूला तो हमने लेके ही आए हैं, ये रहा। कहाँ गया, ये रहा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। पर्टिकुलरली लोड बाय एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है। उसके लिए हमारे पास डेल्टा LS/LS YS जो भी कोई भी LC की ले लो या LS का ले लो, दोनों में से एक ले लो तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इन्होंने LC का लिया है तो ये F/A है, A ऊपर आएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू YCA डेल्टा LC डिवाइड बाय LC। तो ये देखो लोड इज इक्वल्स टू YCA डेल्टा LC डिवाइड बाय LC, यही फॉर्मूला है। समझ में आया। तो उसमें सबकी वैल्यू पता ही है, सिर्फ F ढूंढना है तो F की वैल्यू मिल जाएगी। डन। पक्का समझ में आया। क्या किया हमने, देखो ध्यान से, हमें डेल्टा दो ऐसे, ये एक वायर और एक दूसरा वायर गिवन था, ये कॉपर का और एक स्टील का। यहाँ पे लोड लगाया तो इसमें इलोंगेशन हुआ तो टोटल नेट इलोंगेशन हमें गिवन है, सपोज दिस मच 0.70 mm, ये नेट इलोंगेशन हुआ है। अब बोल रहे हैं कि ये जो लोड तुमने लगाया वो कितना लगाया बताओ। ओके तो हमने क्या किया, हमने बोला फिर y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। फिर हमने वैल्यू पुट की तो ये हो गया F/A और ये हो गया डेल्टा L/L। ओके तो ये हो जाएगा L/डेल्टा L। डन। ओके अब ये y इज इक्वल्स टू ये हो गया तो कॉपर के लिए यहाँ पे हम CC लिख देंगे और FLS A डेल्टा LS। डन। ओके अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल्स टू कॉपर के लिए ये है और स्टील के लिए ये है। अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो F और A तो निकल जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ y। और F और A को अगर हम अलग से रखें तो आ जाएगा फॉर्मूला हमारा F/A इज इक्वल्स टू y डेल्टा LC डिवाइडेड बाय LC। तो वैसे ही यहाँ पर ये भी क्या है C, तो YS इज इक्वल्स टू डेल्टा LS डिवाइडेड बाय LS। अब ये वैल्यू तुम्हें टेबल में से मिलेगी, मतलब न्यूमेरिकल में गिवन होगी, इसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकल में गिवन होगी और इसका रेशियो अभी हम ढूंढेंगे। LC और LS गिवन है तो तुम्हें आंसर मिलेगा डेल्टा LC बाई डेल्टा LS, जिसका आंसर आया हमारा 2.5। वो वैल्यू हम वापस यहाँ रख देंगे तो हमें दोनों में से एक मिल जाएगा, फिर दोनों मिल जाएगा। दोनों LC मिल गया तो वापस ये फॉर्मूला में तुम LC लगा दो, डेल्टा LC लगा दो, LC गिवन है, YC गिवन है, A इज इक्वल्स टू πr², डायमीटर दोनों का सेम है तो तुम्हें लोड मिल जाएगा। दैट्स इट। डन। पक्का। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल 3, इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस। तो ह्यूमन पिरामिड है, ये जो फिगर भी गिवन है। ओके इन अ सर्कस the entire weight of the balanced group is supported by the legs of the performer who is lying on his back। अच्छा ये देखो, ये बैक पे लेटा हुआ है ऐसे और दोनों पैर ऐसे खड़े हैं ऊपर और उसके दोनों पैरों पे दूसरे लोग भी खड़े हैं, तो ये ह्यूमन पिरामिड बन गया। ये देखो। डन। अच्छा The combined mass of all the persons performing the act, मतलब सब लोगों का मास गिन ले तो कितना होगा, एंड द टेबल्स एंड प्लेट्स एक्सेट्रा सबका टोटल मास कितना है, m is equals to 280 kg। ओके the mass of the performer lying on his back at the bottom pyramid is 16 kg। तो ये जो MP लिखता हूं, मतलब नीचे जो सो गया है बैक पे, उसका मास कितना है 60 kg। ओके ईच थाई बोन
okay, that is femur of this performer has a length of 50 centimeter. तो L is equals to 50 centimeter is equals to 50 into 10 raised to minus 2 मीटर. यूनिट कन्वर्जन पहले ही कर दो. दोनों पैर की लेंथ मतलब थाई के पैर की लेंथ ये ओके ये 30 सेंटीमीटर और ये 50 ऐसा समझो. यहाँ घुटने से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर. तो इतनी ही होती है ना 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है तो उससे थोड़ी ज्यादा है ये स्केल और ये थोड़ा ज्यादा. ओके तो 50 सेंटीमीटर. देन एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर. लेकिन उसकी रेडियस है वो कितनी है ईच थाई बोन. हाँ ये पूरी की पूरी थाई की बात नहीं चल रही है. थाई के अंदर के जो बोन है उसकी बात चल रही है. अंदर के बोन की ये फैट और वो सब नहीं गिनना है. ओके सो उसकी रेडियस है उसकी कितनी 2 सेंटीमीटर. दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 raised to minus 2 मीटर. ओके डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड. मतलब कि ये ऐसे करके परफॉर्म कर रहा है तो उसके दो थाई पे ही लोड आने वाला है सारा लोड. ओके तो ये दोनों थाई पे कितना लोड आएगा. क्वेश्चन ऐसे देखे तो अरे हाँ कितना टेक्निकल पूछ लिया जैसे वो केस स्टडी जैसा क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा लगेगा. लेकिन हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है. हमें हमारे फॉर्मूला पे ही ध्यान देना है. ओके जो हम करते आ रहे हैं अभी दो न्यूमेरिकल में वैसे ही. समझ में आ गया. ओके चलो तो हमें वही फाइंड करना है अमाउंट बाय विच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड. ओके डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड. मतलब हमें डेल्टा एल फाइंड करना है. मतलब इतना लोड आएगा तो उसका थाई बोन क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा. हमारे ऊपर ऐसा समझो कुछ इतने ज्यादा लोग आ जाए थाई बोन कंप्रेस होगा या नहीं होगा. ओके तो थाई बोन कंप्रेस हो जाए वो लोड हमें वो डेल्टा एल हमें गिनना है. ओके चलो देखो सबसे पहले तो टोटल मास है हमारा 280 kg. अब उसका मास तो नहीं आएगा ना क्योंकि वो तो लेटा हुआ है तो उसके पैरों पे उसका मास थोड़ी आएगा. उसके ऊपर जितने लोग हैं उसका मास आएगा. ऐसे पैर ऐसे करके है. ओके पैर ऐसे करके कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर सब लोग है तो ये जो थाई है उसके ऊपर लोड कितना आएगा जितना ऊपर से लगा रहे हैं. तो ये तो टोटल मास था 280 kg. खुद का उसका 60 kg मास है. वो तो ग्राउंड पे लेटा हुआ है उसका ही मास थोड़ी कैलकुलेट होगा. मतलब उसके थाई पे उसका मास थोड़ी होगा. उसके थाई पे तो पूरे के पूरे जितने भी ऊपर चढ़े हुए हैं उनका लोड लगेगा. तो हम माइनस कर सकते हैं टोटल में से उसका माइनस कर दिया. तो अब उसके ऊपर जो लोड W और से F गिनने वाला है वो कितना आने वाला है 220 सर 20. यस ओके सो 280 minus 60 220 kg. लेकिन ये WF बोल दिया है लेकिन W और F तो क्या होता है ये तो मास है kg है तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाइड बाय क्या ग्रेविटी 9.8. तो अब मुझे W मिल जाएगा. देखो सो 220 into 9.8 तो ये मुझे F मिल गया 2156. F I am getting 2156 न्यूटन. दैट्स इट. ओके नाउ अभी बोन का यंग्स मॉड्यूलस हमें टेबल में गिवन है अभी हमने देखा था. तो अगेन तुम्हें न्यूमेरिकल में दे दिया होगा. देखो 9.4. हाँ तो दैट इज 9.4 into 10 raised to 9. अब हमें एक थाई बोन कितना कंप्रेस हो रहा है उसकी बात करनी है. तो हम तो दो लेग है तो 2 थाई बोन होंगे. 2 थाई बोन है तो ये तो दोनों पे लोड आ रहा है ना. इतना लोड तो दोनों पे आ रहा है तो एक पे कितना आएगा इसका आधा आएगा. तो इसका आधा लोड कर देंगे हम जितना भी हो डिवाइड बाई 2. तो हमारा लोड आ जाएगा आधा कितना 1078 न्यूटन. ओके अब y भी हमें गिवन है. y इज इक्वल्स टू से 9.4 into 10 raised to 9 पास्कल लिख देते हैं छोटा सा. द लेंथ ऑफ ईच थाई बोन वो गिवन है. रेडियस गिवन है. दैट्स इट. और अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा एल. अभी हमने फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस का फॉर्मूला F. देखो जो हमारा कंसेप्ट है उसी पे आगे बढ़ो. ये थाई वाई सब भूल जाओ. तो F बाई ए ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल. डन. तो ये y. अब मुझे ढूंढना है डेल्टा एल. तो डेल्टा एल को एक साइड लेके आते हैं. दैट इज इक्वल्स टू F into L divided by A into Y. F की वैल्यू ये रही. ओके L की वैल्यू गिवन है
ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर लगाओ, वाई की वैल्यू गिवन है ये रही, 9.4. यस सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, दैट्स इट, डन। तो इसी को बोलते हैं केस स्टडी। सीधा सीधा तुम्हें नहीं बोला कि मेरा यंग्स मॉड्यूलस इतना है, मेरी लेंथ इतनी है, मेरा इलोंगेशन फाइंड करो, ये वो सीधा सीधा नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला कि भाई ऐसे ह्यूमन पिरामिड बनाया है इतना, ये बट है वही चीज। डन, ओके, तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। शेयर मॉड्यूलस, सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ओके। क्या नहीं है? अच्छा, शेयर मॉड्यूलस देखो, चलो, रेशियो ऑफ shearing stress to the corresponding shearing strain is called shear modulus। shearing stress और shearing strain कब कहा जाता है? what is shear stress? Parallel force. yes, जब पैरेलल फोर्स लगे तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट इज shear stress, और तब जो इलोंगेशन हो डेल्टा एल बाई एल और से डेल्टा एक्स बाई एल दैट इज shear strain। तो shear stress और shear strain के रेशियो को क्या बोलते हैं? shear modulus, and it is represented by G। okay, G से रिप्रेजेंट करते हैं, and it is also called as modulus of rigidity। okay, तो shear modulus और से modulus of rigidity जिसको डिनोट करेंगे हम G से। okay, G for shear modulus. yes, G for shear modulus। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? shearing stress से सिग्मा s and shearing strain, so shearing strain तो हम थीटा लिखते थे एक्चुअली टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा क्योंकि बहुत छोटा होता है, सो सिग्मा एस बाई थीटा, सो जी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई ए, और थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एल, राइट? ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो एफ इज इक्वल्स टू, तुम ये फॉर्मूला लिखो, एफ इज इक्वल्स टू, तो ये लिखो, जो लिखना वो लिखो, डन। ओके, सो दैट्स इट। सिमिलरली जी इज अगेन वो वाला फॉर्मूला है, क्या है? The shearing stress sigma s can also be expressed as g into theta। again g into theta होगा ही, obviously कुछ नया नहीं है। अच्छा, g का यूनिट क्या होगा? ये तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, हाँ, तो जो इसका होगा वो इसका होगा, तो इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन एनालिसिस भी सेम होगा, अभी जो यंग मॉड्यूलस देखा था सेम उसके जैसा है, डन। वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ था, यील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पर क्या है? shearing stress and strain, that's it। so the shear moduli for few common materials given in the table 9.2, it can be seen that shear modulus is generally less than Young's modulus। तो जो Young's modulus होता है उससे shear modulus क्या होता है? less होता है, कम होता है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। G is generally हाँ approximately, G is approximately y by 3। तो जो यंग मॉड्यूलस होता है उसको डिवाइड बाई 3 कर दे, उतना हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और से शेयर मॉड्यूलस होता है। डन, पक्का? ओके, चलो, वेरी इजी शेयर मॉड्यूलस। चलो तो फिर शेयर मॉड्यूलस का न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, 8.4, A square lead slab of side 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्क्वायर है, फ्रंट व्यू में स्क्वायर है, हाँ, तुम वापस कुछ उल्टा पुल्टा मत समझ जाना, फ्रंट व्यू में स्क्वायर है कुछ स्क्वायर, डस्टर वस्टर नहीं है, ये यही समझो ना, ये है। जस्ट एज्यूम ये स्लैब है, ये स्क्वायर है, यहाँ जहाँ से तुम देख रहे हो ये सरफेस क्या है? स्क्वायर है। तो इसका एरिया गिवन है, कितना है? साइड गिवन है, स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देन उसकी हाइट भी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, दैट इज, क्योंकि स्क्वायर है ना, 50 इंटू 10⁻² मीटर। और उसकी थिकनेस भी गिवन है, थिकनेस t इज इक्वल्स टू से 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू से 10 इंटू 10⁻² मीटर। डन, समझ में आ रहा है ना? ओके, टू अ शेयरिंग फोर्स, मतलब इसके ऊपर अब फोर्स लगेगा। देखो ये ऐसा है, ओके, अब मैं ऐसे शेयरिंग फोर्स लगा रहा हूँ, सरफेस ऐसी है, ऐसे लगाऊंगा तो ही तो शेयरिंग, ऐसे लगाऊंगा तो फिर दूसरा
लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस हो जाएगा। तो शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। सो शेयरिंग फोर्स गिवन है हमें, F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। डन। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। तो लोअर एज रिवेटेड है मतलब फिक्स्ड है, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। जैसे हमने न्यूमेरिकल सिलेंडर में देखा था, सिलेंडर बेंड हो गया, ये देखो ये इतना बेंड हुआ, ये थीटा है, इतना डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बाई एल, वही सब चीज़ है, कुछ नया नहीं है। तो वही चीज़ है, रिवेटेड है। हाउ मच विल दी अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड, मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा वही बताना है। ओके, अपर एज कितनी डिस्प्लेस होगी। तो कोई बात नहीं, हम हमारा शेयरिंग फोर्स वाला लगाते हैं फॉर्मूला। सो G इज इक्वल्स टू व्हाट, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन थीटा। डन। तो सिग्मा एस का फॉर्मूला हम लगाएंगे F डिवाइडेड बाय A, और थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे डेल्टा एक्स बाई एल। ओके, तो बस वैल्यू पुट करो। अब ए का फॉर्मूला, तो एरिया तो तुम्हें यहाँ पे गिवन है एरिया। हाँ, तो एरिया कहाँ, जो जहाँ पे लगता है वो एरिया। ओके, मतलब जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिनना है तुम्हें। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिनना है, तो थिकनेस वाला गिनना है। देखो द एरिया ऑफ द फेस पैरेलल टू विच द फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज 50 इंटू 10। 50 इंटू 50 तो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर था, ये 50 इंटू 50 था। लेकिन तुम यहाँ फोर्स नहीं लगा रहे हो। ओके, तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये थिकनेस आ गई ना। ओके, हाइट तो 50 है लेकिन ये थिकनेस आ गई, इतना है ऐसा। ओके, तो ये थिकनेस आ गई, तो एरिया कितना हो गया इसका, 50 इंटू 10। तो 50 इंटू 10 एरिया हो गया। अब तो क्या क्या है तुम्हारे पास, एरिया मिल गया। देन जी की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी, जी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वो टेबल में से पता कर लेना। किसका बोला है, स्क्वायर लीड ऑफ साइड दिस। इन्होंने जी की वैल्यू लिखी है क्या, यस लिखी है, तो उन्होंने भी बुक में से ही लिखी होगी। तो हमारा टेबल निकालो और टेबल में से हमें जी की वैल्यू पता करनी है। ये रहा जी की वैल्यू, लीड ये रहा स्क्वायर, और लीड स्क्वायर है ना, तो लीड की वैल्यू है 5.6। तो जी की वैल्यू टेबल में से ली, एरिया पता है, एफ की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, डेल्टा एक्स ढूंढना है तो मिल जाएगा। डन, सब कुछ तो पता है। ओके, यहाँ पे अलग अलग किया है, पहले स्ट्रेस फाइंड किया है। तो स्ट्रेस कितना है 9.4, तो स्ट्रेस इज नथिंग बट F बाई ए, तो वो पहले फाइंड किया है एंड ऑल। तुम डायरेक्टली भी लगा सकते हो। मुझे फाइंड करना है क्या, मुझे फाइंड करना है डेल्टा एक्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू जी, दैट्स इट। तो मैं F की वैल्यू पुट करो, A की पुट करो, L की पुट करो एंड G की वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली डेल्टा एक्स मिलेगा। इन लोग ने अलग अलग किया है कि पहले F बाई एल ये निकाला, मतलब सिग्मा एस निकाल दिया, फिर ये वैल्यू पुट की, वैसे। डन, सिंपल न्यूमेरिकल है। ये तो 2 मार्क्स से ज़्यादा में पूछा जाएगा नहीं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना, इजी है राइट। लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज यंग्स मॉड्यूलस है तो वहां पर तुम्हें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करनी है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है तो वहां पर तुम्हें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात करनी है। याद आया? ओके, रहेगा ना याद? ओके, चलो तो नेक्स्ट, और कांस्टेंट पे कांस्टेंट आते जाएंगे। नेक्स्ट इज दी बल्क मॉड्यूलस। क्या है? बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस कब आएगा? देखो, हमने टेंसाइल फोर्स लगा कर देख लिया, तो टेंसाइल फोर्स लगाया तो वहां पे हमें क्या मिला? यंग्स मॉड्यूलस। फिर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगा कर देख लिया तो वहां पर हमें क्या मिला? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम बल्क मॉड्यूलस लेके आ रहे हैं। तो बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या? वो पानी वाला, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, तो वही चीज है, वापस पानी वाला ही केस है। तो वहां पर जो स्ट्रेस और वहां पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसका जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डन। वैसे याद रखो, जो हमारे वो 3 केस थे थियरी में स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, वही याद रखो। टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो हमने बोला था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। फिर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो फिर वहां पे हमने बोला शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन।
तो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलेंगे हम? शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अब हाइड्रोलिक, थर्ड वाला केस, हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक कंप्रेशन, और जिसका स्ट्रेन था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डन? ओके, सो वैसे ही याद रखो, रटना नहीं है। We have seen that when a body is submerged in a fluid, it undergoes a hydraulic stress, and this leads to the decrease in the volume of the body, thus producing a strain called volume strain. ये सब तो कल देख लिया था हमने. Then the ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. तो इसी को क्या बोलते हैं हम? बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं. हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन. तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन है उसको हम प्रेशर P के तरह भी डिनोट कर सकते हैं. हाइड्रोलिक स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस और से हाइड्रोलिक प्रेशर, सो दैट इज P. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V. डन? ओके, अब हमारा ये जो डेल्टा V बाई V है उसकी वैल्यू कम ही होगी, नेगेटिव आएगा. डेल्टा V बाई V की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. क्यों? क्योंकि सपोज मान लो हमारा पहले वाला वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब. अब पानी में डाल दिया, पानी कम फोर्स लगा रहा है तो वो छोटा हो जाएगा, हमने बोला था. तो छोटा हो गया, ये V इनिशियल है, ये V फाइनल है. छोटा हो गया तो सपोज 2 का कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब. तो डेल्टा V कितना हुआ? डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू VF माइनस VI. तो VF है 1, VI है 2, ये कितना आया? -1. तो डेल्टा V बाई ओरिजिनल V आई. ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -1/2. डन? तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. और प्रेशर तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा. तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है हमेशा. तो ये जो पूरी वैल्यू है उसको, ये वैल्यू अब क्या हो गई? पॉजिटिव नेगेटिव. तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई. प्लस है और माइनस है तो पूरी नेगेटिव हो गई. लेकिन मुझे अगर बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बाहर एक माइनस लगा देता हूँ. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल. और प्लस. सो दैट्स वाई बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन जाएगा -P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई P. ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव. दिस इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. डन? एक और है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. क्या? कंप्रेसिबिलिटी. तो इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल. ओके, 1/B जो है 1/B मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. मतलब रेसिप्रोकल मतलब इसका ही उल्टा कर दो तो माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V होल डिवाइडेड बाई P. उल्टा कर दिया ना, पूरा उल्टा कर दिया. तो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. आगे आएगा ही आगे. The negative sign indicates that fact that with an increase in pressure a decrease in volume occurs. तो पता ही है हमें, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा. That is, if P is positive, delta V is negative, and thus for a system in equilibrium, the value of bulk modulus is always positive. SI unit of bulk modulus is same as that of the pressure. क्यों? क्योंकि नीचे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही बल्क मॉड्यूलस का यूनिट होगा. सेम. That is Pascal. The bulk moduli of a few common materials, again it is given in the table. The reciprocal of the bulk modulus of elasticity or only bulk modulus is called the compressibility, and compressibility को K से भी डिनोट करते हैं. ओके, सो K से भी डिनोट करते हैं. It is defined as the fractional change in the volume per unit increase in the pressure. मतलब वो जो था उसका उल्टा, वॉल्यूम वाला ऊपर और प्रेशर वाला नीचे. It can be seen from the data given in the table that the bulk moduli for solid much larger. ये तो पता ही है ना. कंप्रेसिबिलिटी कौन ज्यादा कंप्रेस होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस? कंप्रेस होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड ही होगा. कंप्रेस दबना कौन करेगा? नहीं, किसको ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं? वो गैस. हाँ, गैस को, क्योंकि उसके एयर ज्यादा होती है ना, फोर्स. अच्छा,
तो गैस को ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? कम होगा। ओके, समझ में आया? तो लिक्विड की गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, तो बल्क मॉड्यूलस सबसे कम, और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम, तो बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा। तो वही चीज है कि द बल्क मॉड्यूली फॉर सॉलिड्स आर मच लार्जर, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी मच लोअर है इसलिए, देन फॉर लिक्विड्स व्हिच आर अगेन मच लार्जर देन बल्क मॉड्यूलस फॉर द गैसेस। Simple? Okay. So a table is again given. We don't have to remember it. Thus, solids are least compressible, whereas gases are most compressible. Gases are about 1,000,000 times more compressible than the solid. मतलब बहुत ज़्यादा compressible है. Then gases have large compressibilities, which vary with the pressure and temperature. तो gases जो है वो लार्ज कंप्रेस, वो तो है ही, ठीक है, लेकिन ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या होगी? वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी। ओके, द इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इज प्राइमरीली ड्यू टू द टाइट कपलिंग बिटवीन द नेबरिंग ऑफ द एटम्स। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी है सॉलिड की, सपोज इनकम्प्रेसिबिलिटी है, तो क्यों है? क्योंकि उनके बीच में जो मतलब जो एटम्स है वो इतने नजदीक है, and they are too much close to each other, so in between them there is no space, और अगर स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस कैसे करेंगे? तो वही चीज बताई गई है। Then the molecules in the liquids are also bound with their neighbors but not as strong as the solid। ये तो बच्चों की बातें हैं। ओके, molecules in gases are very poorly coupled। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 8.5 अगेन। The average depth of the Indian Ocean is about 3000 मीटर। मतलब कि ये अपना इंडियन ओशन है तो 3 किलोमीटर और से 3000 मीटर की एवरेज डेप्थ है, तो मुझे h मिल गया, क्या? हाइट, दैट इज 3000 मीटर। ओके, देन कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब डेल्टा V बाई V फाइंड करना है। ओके, ऑफ वाटर एट द बॉटम, given that bulk modulus capital V is equals to 2.2 into 10 raised to 9 Pascal। Yes, so G 10 ले लेना है। ओके, 10 मीटर पर सो हमने अभी बोला कि बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट माइनस P divided by delta V by V। Therefore delta V by V is equals to minus P divided by B। तो ये ढूंढना है, तो B की वैल्यू तो गिवन है, तो भाई P की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। P की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच हम देखते थे, याद हो तो। ओके, रो जी एच प्रेशर का फॉर्मूला है, रो जी एच। एम जी एच मत भूल लेना। एम जी एच मतलब क्या? mgh मतलब वो था अपना, अरे वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। रो जी एच हमारा है प्रेशर। ओके, सो की वैल्यू रो की वैल्यू क्या है हमारी? पानी की 1000, जी की वैल्यू 10 और h हमारा 3000 मल्टीप्लाई है तो कितना है? 3 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू 7। ओके, ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। ओके, सो P की वैल्यू मिल गई, तो P की वैल्यू डाल दो, B की वैल्यू डाल दो, तो डेल्टा V बाई V मिल गया। दैट्स इट। क्या है? 1 पॉइंट। डन। ओके, so that value you will get 1.36 into 10 raised to minus 2। Or 1.36%. समझ में आया? आया। Then actually you will get the minus answer। यहाँ पे बुक में given नहीं है, ओके, बट यू विल गेट माइनस साइन कहाँ गया? ओके, तो यू विल गेट द माइनस आंसर, और फिर तुम्हें लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दैट्स डन। ओके, सो दैट इज अबाउट द बल्क। ये 3 40
उमा मैं मारे क्या क्या એટલે સલુ જાય છે રીટર્ન મમ્મી ઉપાડી દીન તો સલુ લેને ગયા હતા હવે રિટર્ન માં સલુ આવે છે તો લેને तो मैं कहीं ना खबर करूँ कैमरा में જોઈને મેં કહી દે કેટલા વાગ્યા 5:48 નુકસાન भी नहीं वायरल ओके हाँ सुके मम्मी ऊपर नहीं तो ये मत आइडिया अच्छा चलो नाउ अभी जहर वाला रेशियो देखते हैं पॉइजन रेशियो ओके चलो सो नेक्स्ट अगेन पॉइजन रेशियो देखते हैं सो दिस स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन ओके जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स है उसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज लेटरल स्ट्रेन ओके Simon Poisson pointed out that within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to the longitudinal strain. कि साइमन पॉइजन ने ये बताया था कि जो लेटरल स्ट्रेन है लेटरल स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओके लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ईच अदर मतलब स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन दोनों ही स्ट्रेन मतलब लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन यस ओके सो the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is in a stretched wire is called Poisson's ratio. So lateral strain जितना होगा कहने का मीनिंग क्या है यहाँ से मैं ये वायर है अपना यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ डन ये फोर्स लगाया तो ये हम कैसे फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो ये लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे ये लेंथ जो बढ़ेगी तो मतलब वो स्ट्रेन हो गया बट वो कौन सा स्ट्रेन हो गया जो डायरेक्ट यही डायरेक्शन में मतलब स्ट्रेन आ रहा है ये डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन भी यही है तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई पैरेलल हो गई सेम हो गई ओके तो ये जो स्ट्रेन है वो कौन सा है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन लेटरल मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ना मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर और तुम्हारा सपोज ये डायमीटर है वो 10 से बढ़ के हो जा रहा है 12 ऐसे बढ़ जा ऐसे बढ़ने को लेटरल बोलते हैं हाँ परपेंडिकुलर को लेटरल बोलते हैं मतलब तुम्हारा फोर्स यहाँ है और तुम्हारा डिफॉर्मेशन ये डायरेक्शन में हो रहा है तो लेटरल बोलेंगे और तुम्हारा फोर्स ऐसे है और डिफॉर्मेशन भी ऐसे है तो हम क्या बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन डन ये कहने का मीनिंग है तो कहना क्या चाह रहे हैं कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो क्या बोलेंगे हम पॉइजन्स रेशियो दैट्स इट यस इसमें तो कितना इजी है ये बहुत पर easy। फिजिक्स इजी लग रहा है अभी तो लिक्विड आना बाकी इधर सॉलिड अरे नहीं इजी है इजी लिक्विड तो सॉलिड से भी इजी है लिक्विड एक्चुअली सॉलिड से भी इजी है ओके चलो if the original diameter of the wire is d and the contraction of the diameter under the stress is delta d मतलब ओरिजिनल डायमीटर कितना है d अब कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है डेल्टा d मतलब यहाँ से तुम ऐसे लंबे हो गए यहाँ से हमने खींचा ऐसा समझो यहाँ से फोर्स लगा रहे तो ये लेंथ बढ़ गई ये लेंथ बढ़ गई तो डायमीटर कम हो गया सपोज मान लो क्या हो गया डायमीटर कम मतलब इतना था तो नया मटेरियल थोड़ी ऐड कर रहे हैं इसकी लेंथ है हमारी 50 सेंटीमीटर अब फोर्स लगाया तो इलोंगेट हुआ और वो हो गया कितना 52 सेंटीमीटर तो क्या 2 सेंटीमीटर की लेंथ ऐड की क्या हमने नहीं तो फिर ये कहाँ से आई नई लेंथ कहाँ से आई तो ये नई लेंथ कहाँ से आई ये जो उसका डायमीटर है 10 वो 10 से कम होके क्या हो गया 8 हो गया आई क्यों हाँ एक मिनट सो ये कितना हो गया 10 से क्या हो गया 8 हो गया मतलब यहाँ से डायमेंशन कम हुआ है और यहाँ पे डायमेंशन बढ़ गया है
दैट्स इट, वही चीज बता रहे हैं। तो ये जो कम हो रहा है 10 का 8 हो गया, उसको क्या बोल दिया है डेल्टा डी, और ये जो बढ़ रहा है उसको क्या बोला हमने डेल्टा एल। ओके, सो वही चीज अब हम लिखेंगे। तो क्या था हमारा मॉड्यूलस पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो क्या था लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन क्या है डेल्टा डी बाय डी डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाय एल। ओके, तो वही चीज है इफ दी ओरिजिनल लेंथ एंड ऑल, तो पॉइजन्स रेशियो बनेगा डेल्टा डी बाय डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ओके, यूनिट लेस होगा। यस यस, स्ट्रेन ही ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, तो यूनिट लेस हो जाएगा। यस, so Poisson's ratio is the ratio of two strains. It is a pure number and has no dimensions or units. Its value depends only on the nature of the material. कौन से मटेरियल का है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। For steels the value is between 0.28 and 30। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, एक मार्क में पूछी जाएगी बुक में, क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो आंसर मतलब तुम्हें दिया नहीं जाएगा। जैसे मैंने बोला ना यंग्स मॉड्यूलस गिवन होगा, जी गिवन होगा, बट ये शायद ना भी गिवन हो तो तुम्हें लिखना मतलब तुम्हें याद रहना होना चाहिए। सो स्टील के लिए वैल्यू है 0.28 एंड 0.30 एंड फॉर एल्यूमिनियम इट्स वैल्यू इज 0.33। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया। तो ये 0.28 एंड 0.30 दोनों वैल्यू, अब तुम सोचोगे कौन सी वैल्यू ले ले, कोई भी वैल्यू ले लो, 0.28 ले लो या 0.30, एल्यूमिनियम के लिए गिवन है। जनरली न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू गिवन होगी, वो न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, लेकिन इसके बेस का कोई भी न्यूमेरिकल मॉड्यूल पॉइजन्स रेशियो के बेस पे कोई न्यूमेरिकल गिवन है नहीं, मतलब अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल किए विद दैट न्यूमेरिकल्स आर ओवर। ओके, अब 2-3 थियरी बाकी है, यस ओनली दिस टू, with this our chapter will be completed, done? Okay, so tomorrow chapter will be completed. Okay, ये फ्लूइड लेना है कि थर्मोडायनामिक्स? तुम्हारे सिलेबस में क्या चल रहा है? नहीं मतलब अभी एग्जाम में सब कुछ ही है। अच्छा, ये पूरी बुक है। ये पूरी बुक है।